नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो द हिंदू का है, बाकी 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित, अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ही, गवर्नर जो एसेंट नहीं देते, इसी इशू से संबंधित। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, एवरग्रीन सा आर्टिकल है। गवर्नर काफ़ी समय से ऐसा करते हैं, तेलंगाना का इशू नया सुर्खियों में आया है, लेकिन जो भी नई चीज़ें हैं 2-3 पॉइंट नए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम डेली पायोनियर का। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अपना ट्रस्ट खोते जा रहे हैं, इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं। नया गवर्नेंस मॉडल हमें चाहिए वर्ल्ड में जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन्हें टैकल करने के लिए। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मीडिया एथिक्स से संबंधित एक टॉपिक। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले बर्ट्रैंड रसल का एक कोट है, द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज विच ब्रिज टू क्रॉस एंड विच टू बर्न। ये जो कोट है देखो, ये मोटिवेशनल भी है और एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब देखो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अभी जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं वो तो अभी तक सीख ही गए होंगे कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए देखो मेहनत तो चाहिए ही, लेकिन स्मार्ट वर्क, स्मार्ट डिसीजंस लेना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अवॉइड करना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें ठीक ढंग से डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ विच ब्रिज टू क्रॉस एंड विच टू बर्न। मतलब कौन सा ब्रिज आप क्रॉस करना चाहते हो, कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा टेस्ट आप लगाना चाहते हो। और देखो, इसका कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक तो हम ये हैं सेल्फ लर्निंग से सीखते हैं। जब मैं एस्पायरेंट था तो बहुत सेल्फ लर्निंग से सीखा करता था, हिट एंड ट्रायल से। कोई चीज़ ट्राई की, नहीं मेरे लिए सूटेबल है तो तुरंत उसे छोड़ दिया। हालांकि देखो, सेल्फ लर्निंग में ना कई बार टाइम का लॉस हो जाता है। जैसे 3 दिन एक बुक पढ़ी, बाद में समझ में आया कि बुक काम की नहीं है, तो फिर उसे छोड़ा, तो इससे टाइम का लॉस हो जाता है। तो दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, खुद की गलतियों से सीख सकते हैं, या फिर जब डिसीजन लें, जैसे PYQ है। PYQ एक कंपास की तरह है। मतलब जो भी आप डिसाइड करो तैयारी से संबंधित, PYQ देख के डिसाइड करो कि यूपीएससी कैसे पेपर पूछ रही है, क्या इस बुक से ये पेपर कवर होता है, क्या मेरा पढ़ने का तरीका सही है, मैं पुराने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं, आपको कैपेबल बनाती हैं कि आपको कौन सा ब्रिज क्रॉस करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा मटेरियल चूज करना है, किसको अवॉइड करना है। सबके लिए देखो एक स्ट्रेटजी, एक नोट्स नहीं हो सकते। एक स्ट्रेटजी एक पर्सन के लिए सूटेबल है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वही स्ट्रेटजी दूसरे पर्सन के लिए सूटेबल हो कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? एक मटेरियल किसी पर्सन के लिए जरूरी है, कोई जरूरी नहीं वो सबके लिए अच्छा हो सकता है किसी पर्सन के लिए वो कंटेंट, वो नोट्स फिट ना बैठते हों। तो आप इतने कैपेबल तो जरूर बनो कम से कम कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसाइड कर सको कि मेरे लिए क्या सूटेबल है और कैसे सक्षम बन सकते हो। फिर से बोलता हूं, PYQ, इसके लिए PYQ सबसे बड़ा कंपास है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार तो ये मानती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना एक प्रकार से मैजिक बुलेट है। मतलब इसकी सहायता से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जॉब्स मिलेगी जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप होगा। इसके साथ साथ GDP एक्सपेंड होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक प्रकार से ना बैरोमीटर है। किसी भी देश में प्रोग्रेस को मेजर करना होना तो ये देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे चाइना में जब एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो लोगों ने माना कि हाँ भाई, चाइना का राइज हो चुका है। उससे पहले US के इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी तारीफ हुआ करती थी। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। लेकिन देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपको रेल डेवलप करना है, बढ़िया बढ़िया हाईवे डेवलप करने हैं, तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अब एक तरीका तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि सरकार रेवेन्यू कमाए जनता से, जनता के ऊपर टैक्स लगा के, जो कि सरकार करती भी है।
लेकिन देखो उस रेवेन्यू से सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ना, तो बहुत धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, क्योंकि हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में सरकार को इतना रेवेन्यू हासिल नहीं होता टैक्स से, तो लिमिटेशन आ जाती है सरकार के ऊपर कि कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। समझ गए? तो एक सॉल्यूशन ये है कि सरकार को टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू हासिल नहीं होता तो सरकार बोरोइंग करे, मतलब मार्केट से उधार ले, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। लेकिन दिक्कत देखो पता क्या है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा मार्केट से बोरोइंग करती है ना, उधारी लेती है ना, जैसे बैंक से या फिर बॉन्ड्स रिलीज करके, तो फिर दिक्कत यह है कि प्राइवेट कंपनीज को फिर मार्केट से लोन मिलता नहीं है, क्योंकि सारा तो गवर्नमेंट ने ले लिया, प्राइवेट कंपनीज को फिर कम मिलता है, तो फिर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कम करती हैं मार्केट में। इसलिए सरकार एक लेवल से ज्यादा मार्केट से बोरो नहीं कर सकती, उधार नहीं ले सकती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और ये जो इफेक्ट होता है ना, इसे बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। ये देखिए नीचे, क्राउड आउट। क्राउडिंग इफेक्ट मतलब ये होता है कि सरकार जब ज्यादा बोरो कर ले और प्राइवेट कंपनीज के पास कम एवेन्यूज बचे बोरो करने के लिए, तो उस चीज को कहते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। और इसका इंपैक्ट ये होता है कि प्राइवेट कंपनीज को जब पैसा नहीं मिलेगा उधार के तौर पे, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देती हैं। समझ गए? तो अब फिर एक मॉडल आया, मतलब देखो ये चीज सही नहीं है कि सरकार टैक्स के रेवेन्यू से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकती, लिमिटेशन है। ज्यादा उधार लेके भी नहीं कर सकती, लिमिटेशन है, क्राउडिंग आउट हो जाता है। फिर क्या करें? अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करे, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी दे कि आप हमारे साथ आइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसे कहते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अर्ली 2000s में, जैसे 2000 से लेके 2010 के बीच में, इस मॉडल पे काफी चर्चा हुई थी। पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी दोनों मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इस मॉडल में होता क्या है, सरकार हेल्प करती है प्राइवेट कंपनी की लैंड एक्वायर करने में, या फिर पब्लिक सेक्टर से लोन दिलवाने में, लाइसेंस दिलवाने में। इन सब चीजों में सरकार मदद करती है प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। इस मॉडल में दिक्कत पता क्या है, अब प्राइवेट कंपनी को लोन मिला है बैंक से, लैंड एक्वायर करवा के दे दिया है सरकार ने, तो कई बार ना प्राइवेट कंपनीज का ना उतना इंटरेस्ट नहीं रहता जब उसके खुद के पैसे होते हैं, खुद का प्रोजेक्ट होता है। बेसिक पार्टनरशिप में है सरकार के साथ, लेकिन करप्शन काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ, प्रोजेक्ट चल रहा था पीपीपी से, और बैंकों ने जो लोन दिया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। करप्शन के कारण पैसा वेस्ट काफी हुआ, कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ये मॉडल भी ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ, बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। तो सरकार जब चेंज हुई 2014 में, सरकार को भी लगा, नई सरकार को लगा कि यार कैसे भी करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना है, ये मॉडल सफल साबित नहीं हो उसका है। तो नई सरकार ने ना एक नया मॉडल इजाद किया, नेशनल चैंपियन मॉडल। अब ये नेशनल चैंपियन कौन है? देखो ये बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं देश के, जैसे अदानी मान लीजिए, टाटा मान लीजिए, अंबानी मान लीजिए, एल&टी हालांकि इनके मुकाबले का नहीं है, लेकिन समझ गए। नेशनल चैंपियन मतलब बड़े घराने, इंडस्ट्रियल घराने, उनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया एक प्रकार से कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको देने स्टार्ट कर दिए। जैसे अदानी को बोल दिया कि आप एयरपोर्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, यहाँ इस एयरपोर्ट को आप डेवलप कीजिए, इस पोर्ट को आप डेवलप कीजिए। जैसे टाटा को दे दी, मतलब हालांकि उन्होंने बिडिंग में जीता है, बट पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके पास है? टाटास के पास में है। राइटर कहते हैं देखो ये जो नेशनल चैंपियन मॉडल है ना, जिसमें कुछ ही इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को सरकार प्रोजेक्ट देना चाहती है क्योंकि उन पे ट्रस्ट है सरकार को कि वो जल्दी कंप्लीट करेंगे, उनको भी सब्सिडी दी जाती है। जैसे देखो पीपीपी मॉडल में प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडी देती थी ना सरकार, उसी प्रकार से नेशनल चैंपियन मॉडल में भी सरकार इंसेंटिवाइज करती है। बट इसके साथ साथ देखो इन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को ना, यानी नेशनल चैंपियंस को दूसरी तरह के इंसेंटिव भी मिलते हैं। जैसे
सरकार के साथ एसोसिएशन हो गया, फॉर एग्जांपल टाटाज हैम। अब टाटा प्रोजेक्ट्स को पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ना उनके क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। अब कल को दूसरे देश में उन्हें कोई प्रोजेक्ट लेना है ना, तो उनकी रेपुटेशन इंक्रीज हो गई। पार्लियामेंट की, इंडिया में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के कल को किसी दूसरे देश में कोई प्रोजेक्ट लेना हो तो ज़्यादा चांसेस हैं प्रोजेक्ट मिलने के, क्योंकि उन्होंने अपने क्रेडेंशियल से इंक्रीज कर लिए। सरकार के साथ एसोसिएट होकर सरकार की बड़े प्रोजेक्ट, सरकार की बिल्डिंग्स बना के, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करके। नेक्स्ट फायदा ये होता है इन बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, क्योंकि वो सरकार के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। कल को वो एक्सटर्नल क्रेडिटर से, फॉर एग्जांपल किसी विदेशी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी मिल जाता है। वो दिखा सकते हैं कि देखो हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो जो एक्सटर्नल क्रेडिटर है ना, विदेशी बैंक है फॉर एग्जांपल, उन्हें ट्रस्ट करके लोन दे देता है। ये फायदा होता है इन बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, जैसे अदानी को। अदानी ने इतना सारा लोन ले रखा है, वो ये जाके बोलते हैं ना कि देखो हम भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत सरकार के पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। अब लेकिन देखो इस नेशनल चैंपियन मॉडल के ना नुकसान भी हैं। फर्स्ट, जब ये बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो फिर इन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार इनकी तो सरकार के साथ सीधी पैठ है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़े हैं, ये फेल नहीं हो सकते। जैसे अदानी के साथ हुआ, अदानी भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे, तो सेबी समेत दूसरे रेगुलेटर्स का ज़्यादा अच्छा रेगुलेशन था नहीं अदानी पे। उन्हें लगा कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये थोड़ी ना फेल होगी, इस पर क्या ही ध्यान दें। तो यहाँ पे कमी रहने की संभावना है कि नेशनल जो चैंपियंस हैं यानी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उन पर फिर रेगुलेटर्स ध्यान देना छोड़ दें। दूसरा, अगर देखो सारे प्रोजेक्ट यही 3-4 इंडस्ट्रियल ग्रुप बनाएंगे, मान लीजिए यही नेशनल चैंपियंस हैं, तो कल को ना इनकी मोनोपोली हो जाएगी। कंपटीशन जब हमेशा होता है ना तो एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन सब कुछ इन्हीं 3-4 या फिर ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के हाथ में रहेगा तो फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, चूंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना वो समय लेते हैं कैश फ्लो जनरेट करने में। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया, एयरपोर्ट मान लीजिए अदानी के द्वारा, उसमें कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है 10 सालों तक, तो 10 सालों तक सरकार को इंसेंटिवाइज करना होगा अदानी को। अब देखो इतने लंबे लंबे समय तक सरकार इन नेशनल चैंपियंस को यानी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को इंसेंटिवाइज करती जाएगी, एडिशनल कैश फ्लो देती जाएगी, क्रेडिट दिलवाती जाएगी बैंक से, तो ना देश इंडस्ट्रियल ओलिगार्की में कन्वर्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल ओलिगार्की मतलब कुछ ही इंडस्ट्रीज का बोलबाला, कुछ ही इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का दबदबा, डोमिनेशन, उनकी मोनोपोली, जिसका मतलब पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर, उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। चौथा ये है, ऐसी सिचुएशन में देखो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आना कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि देखो बड़े ये जो इंडिया के नेशनल चैंपियंस हैं, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, इनके लिए तो रेगुलेशन आसान है, हमारे लिए मुश्किल है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए इंडिया में, तो उनको भी डर लगेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने में। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो ये जो नेशनल चैंपियन मॉडल है ना, इसमें सरकार को एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का ये मानना कि एक बार रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स ये सब डेवलप हो गए तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आने लगेगी, देखो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पावर सेक्टर में प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि पावर जनरेट वाली कंपनीज पावर नहीं जनरेट कर पा रही हैं, दिक्कत यह है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज है ना, पेमेंट्स को नहीं रिकवर कर पा रही हैं। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कंपनीज हैं वो आसानी से अपना जो लागत आई है उसे रिकवर कर सकें। तो ये नेशनल चैंपियन मॉडल की हमने बात की। अब अभी देखो ये मॉडल वर्क पे है, अगर इस मॉडल ने अच्छे से काम किया तो दूसरे देश भी इस नेशनल चैंपियन मॉडल को फॉलो करेंगे। अगर मॉडल ने काम नहीं किया तो फिर वो ये देखेंगे कि क्या गलती नहीं करनी है,
फेलियर वाला मॉडल साबित होगा या सफलता वाला, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन फायदे नुकसान हमने थोड़ा डिस्कस किया इस मॉडल के। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो गवर्नर से ही संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पॉइंट्स देखो इसमें बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं बताने के लिए। गवर्नर के पास जब भी कोई बिल जाता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर, तो क्या करना होता है गवर्नर को? या तो देखो वो उस बिल को एसेंट दे दें अपनी, या फिर बिल को डिक्लाइन कर दें, या फिर रिकंसिडर करने के लिए भेज दें असेंबली के पास में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को रिकंसिडर करके वापस गवर्नर के पास भेज सकती है, तो गवर्नर उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं है। या फिर गवर्नर बिल को रख सकते हैं प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के लिए। ये ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास में। लेकिन ना हमारे संविधान निर्माताओं ने गलती कर दी, उन्होंने ना टाइमलाइन नहीं रखी कि गवर्नर को कितने समय तक बिल वापस भेजना है कंसिडर करके, मतलब साइन करना है, वापस लौटाना है, जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है कितने समय के अंदर अंदर लेना है, ये नहीं लिखा साफ साफ संविधान निर्माताओं ने। तो इसी का फायदा गवर्नर कई बार उठाते हैं। गवर्नर जानबूझ के लटकाते रहते हैं, मतलब जैसे साइन ही नहीं किया, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काइंड ऑफ वो बिल को रिजेक्ट करने के समान ही है ना। लूप होल का फायदा उठाया जाता है गवर्नर के द्वारा, और खास करके उन स्टेट्स में जिसमें ओपोजिशन पार्टी की सरकार होती है। जैसे अभी तमिलनाडु मान लीजिए, वहाँ पे मिस्टर रवि जो राज्यपाल हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सरकार के अंदर इंटरफेयर करते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं। तेलंगाना में मान लीजिए केसीआर मुख्यमंत्री हैं, तो जो गवर्नर हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो जल्दी से साइन नहीं कर रहे हैं बिल्स पे, और इसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो रुका हुआ है। तो इसको लेकर ना तेलंगाना की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि आप गवर्नर को आदेश दीजिए कि जो भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से गए हैं साइन होने के लिए वो जल्दी जल्दी साइन हो। तेलंगाना के गवर्नर की सरकार, राज्यपाल ये कहती हैं कि मुझे बायकॉट किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, मैं जो बात बोलती हूँ, फ़ोन करती हूँ, सीएम ऑफिस मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तो मुझे पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया है। ये आरोप है गवर्नर का। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो गवर्नर को बायकॉट किया गया है वो एक अलग इशू है, लेकिन उनकी जो संवैधानिक ड्यूटी है कि उनको बिल पे साइन करना है या फिर रिकंसीडर करने के लिए भेजना है, वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी परफॉर्म करने से इनकार नहीं कर सकती। जो भी एक्शन उन्हें लेना है जल्दी लेना चाहिए, बिल को रोक के नहीं रखना चाहिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, आज से कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पिटीशन जाती ना कि आप गवर्नर को आदेश दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ना उस पिटीशन को डस्टबिन में डाल देता कि नहीं नहीं गवर्नर को हम आदेश नहीं दे सकते। बट आज के समय में गवर्नर का जो पद है इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पिटीशन पे मतलब सुनवाई को तैयार हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि गवर्नर की पोस्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पे अपना वर्डिक्ट देगा, जजमेंट देगा। पता नहीं क्या निकल के आएगा वर्डिक्ट, क्या वो तेलंगाना की राज्यपाल को ऑर्डर देते हैं या फिर नहीं देते हैं। लेकिन देखो बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मोड पे आ गया है, कम से कम वो सुनवाई करने को तैयार हो गया है। लास्ट में 2 सजेशंस राइटर देते हैं। पहला सजेशन, देखो जो ये चीज़ है ना कि गवर्नर या तो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट के कंसल्ट करने के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये जो काम है ना गवर्नर को कभी भी अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं करना होता, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करना होता, लॉजिक और रैशनैलिटी के हिसाब से करना होता है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आइडियल चीज़ है। आमतौर पे होता यही है कि गवर्नर पॉलिटिक्स के चलते जो राज्य में रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जाके काम करते हैं और सेंटर गवर्नमेंट जिसने अपॉइंट किया है गवर्नर को उनके पक्ष में काम करते हैं। अब एक और चीज़ है, गवर्नर को देखो कोई क्वेरी है बिल के बारे में वो तो समझा जा सकता है, लेकिन क्या गवर्नर बिल की लीगैलिटी डिसाइड कर सकते हैं? क्या गवर्नर ये डिसाइड कर सकते हैं कि बिल जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? क्या ये गवर्नर का काम है? नहीं। इस पे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये कोर्ट का काम है, गवर्नर का काम नहीं है लीगैलिटी चेक करना। कुल मिला के देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है संविधान की जो इंप्लीमेंटेशन है ना इसमें पर्सनल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस आड़े नहीं आने चाहिए। संविधान की इंप्लीमेंटेशन सैक्रोसैंक्ट है, होनी ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात करते हैं जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करना जरूरी है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था गवर्नर की वर्किंग के बारे में।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की रेलेवेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर देखो सिंपल ये बोलते हैं, आज के समय में ना वर्ल्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, कोविड-19 की महामारी आ गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ना ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से उम्मीद की जाती है कि वो एक्टिव हों इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज है, कोविड-19 की महामारी है, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो इसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को हावी होना जरूरी है। बट देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अपनी रेलेवेंस खोते जा रहे हैं। जैसे WHO का एग्जांपल लीजिए, WHO अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका कोविड-19 की महामारी के दौरान, छानबीन भी नहीं कर सका प्रॉपर की महामारी कैसे ओरिजिनेट हुई। चाइना के फेवर में काम किया WHO ने, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो गया बहुत ज़्यादा WHO में। और एग्जांपल्स ले लीजिए आप, क्लाइमेट चेंज ले लीजिए। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज में अभी कौन सी बॉडी एक्टिव है, हर साल आपको पता है UN की जो एक बॉडी है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है। किस लिए? क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज को डिस्कस करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक मीटिंग में ही क्योटो प्रोटोकॉल पे सहमति बनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया गया था कि जो हाई एमिशन वाले कंट्रीज हैं वो अपना एमिशन कम करेंगे। तो एग्रीमेंट होने के बाद में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन देखो क्योटो प्रोटोकॉल में जो बातें बोली गई थी ना, उसे अचीव नहीं किया जा सका। एक बात ये भी बोला गया था इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक मीटिंग में, जो कि $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि मेजरली डेवलप कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए, ऑलरेडी जो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए। तो क्या डेवलप कंट्रीज पैसा देते हैं कमिटमेंट के अनुसार? नहीं देते। तो क्या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कुछ कर पाए हैं? नहीं कर पाए। एक और चीज़ देख लीजिए आप, जब देखो कोविड-19 की महामारी आई तो WTO में गुहार लगाई गई थी इंडिया साउथ अफ्रीका के द्वारा कि देखो कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन पर आप पेटेंट को हटा लीजिए ताकि सस्ती कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हों। तो क्या इस पर कोई सहमति बनी? अभी तक नहीं बनी है। मतलब महामारी में भी पैसा कमाना है, WTO ने कोई एक्शन नहीं लिया। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो ज़्यादातर जो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना, ये 75 साल से भी पुराने हैं। अब ये अपना ट्रस्ट खो चुके हैं, इनमें विभिन्न देशों का जो विश्वास है वो रहा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं जैसे इंटरनेशनल ब्रदरहुड, पीस, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, लेकिन डेवलप कंट्रीज खुद ही इन चीज़ों को नहीं मानते, ये चीज़ें सिर्फ पेपर में रह गई हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। अभी देखो आवश्यकता ये है कि वर्ल्ड को मोटिवेट किया जाए कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ना, जैसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, कन्फ्लिक्ट्स, फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई नया गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल, कैसे इन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास से संबंधित। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो मीडिया एथिक्स से संबंधित डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो जैसा आपको पता है डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल 4th पिलर की तरह होता है, लेकिन वो बात अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स आज के समय में बोलते हैं मीडिया का काम 4th पिलर के बजाय 4th पिलर की तरह हो रहा है। ऑलरेडी जो 3 पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम मीडिया कर रही है। इंडिया में तो मीडिया इतना नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे गिर चुकी है कि शायद और नीचे गिरेगी तो तेल मिल जाएगा, ऑयल तक पहुंच जाएगी। खैर, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को जागरूक करना नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, और फ्रीली इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को मीडिया के माध्यम से। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये भी मीडिया का काम है। मीडिया को फ्रीडम हासिल है देश के संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का ये होता है लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करना, व्यूज़, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन मामलों पर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। मीडिया का ये भी काम बनता है कि वो एक्यूरेटली काम करे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, बिना बायस्ड होके काम करें और डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करते वक्त। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मीडिया, तो आप
ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप करना, लोगों को सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताना जो फिलहाल के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मिरर के तौर पे काम करना, समाज में जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं, सच कड़वा होता है लेकिन आईना दिखाना, सिटीजन्स को अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जनता की थिंकिंग प्रोसेस को शेप करने में मदद करना, पॉलिटिशियंस को याद दिलाना अनफुलफिल्ड वादों के बारे में, और हर एक उस एक्शन को क्रिटिसाइज करना जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट हैं। पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी जगह पे जो अनफेयर या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, समाज में, देश में यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमियों को भी उजागर करना। ये सब ड्यूटीज़ हैं मीडिया की। ये सब देखो कोर प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के। सबसे पहले ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए जर्नलिस्ट को, बिना किसी के दबाव में आए, ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आए। कई बार देखो न्यूज चैनल्स भी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत कवर कीजिए, तो ये मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट को हर एक न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिया जाए बोलने का। काफ़ी बार मीडिया देखो क्या करता है, एक तरफा न्यूज़ कवर करता है, और इवन काफ़ी बार तो डिबेट भी एक तरफा होती है। मीडिया जो दिखाना चाहता है, सिर्फ उसी व्यूज़ से इत्तेफाक रखने वाले गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, और अगर बाकी आ भी जाते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप ये 5 याद रख लीजिए। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, तीसरे नंबर पे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बाद ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी बार देखो यूपीएससी इश्यूज़ भी पूछ लेती है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इश्यूज़ आप बता सकते हो, जैसे पेड न्यूज़ का इशू है, पैसे लेके मीडिया न्यूज़ छाप देती है या फिर न्यूज़ दिखाती है। करैक्टर असैसिनेशन का इशू है, किसी पर्सन का करैक्टर पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल चलता है। अब देखो ये कौन फैसला करेगा कि किसी पर्सन ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ये फैसला जुडिशरी को करना है ना। लेकिन मीडिया कभी कभी ऐसा करती है, किसी पर्सन के करैक्टर को इतना ज़्यादा असैसिनेट कर दिया जाता है, इवन जुडिशरी की जो ओपिनियन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद फेक न्यूज़ का भी इशू है, और मीडिया आज के समय में देखो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती हैं, और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सरकार तो कुछ सही कर ही नहीं रही है, सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया आउटलेट्स को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकारें आती जाती रहती हैं, बट मीडिया का काम डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक जो इशू है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय एनबीए। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, इंश्योर न्यूट्रलिटी, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टिंग ऑन क्राइम दैट क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड। आपने नहीं देखा, काफ़ी बार इवन दाऊद इब्राहिम जिसने इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, ऐसे लोगों को भी मीडिया के द्वारा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। डोन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हो जनता को। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट अगर आप क्राइम और वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, सावधानी बरतिए, डिस्क्रिशन बरतिए। सेक्स और नग्नता को आप मत दिखाइए, प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में मत डालिए। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद
आतंकवादियों को जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे, वो इंडिया के मीडिया चैनल्स को देख देख कर बता रहे थे कि आपके होटल के ऊपर अब एनएसजी आ गई है, ये सब चीज़ें। इवन आपको इतना भी याद होगा, शायद 2015 की ये बात है, पठानकोट पर जब अटैक हुआ था, पठानकोट एयरबेस में जब अटैक हुआ था, तो एनडीटीवी चैनल पर आरोप लगा था कि उस समय भी उन्होंने थोड़ी लाइव रिपोर्टिंग की थी और उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी। एक दिन के लिए न्यूज नहीं चलेगा एनडीटीवी, ऐसा कुछ सरकार ने निर्णय दिया था। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद आप अंधविश्वास को नहीं प्रमोट करोगे, और सबसे लास्ट में स्टिंग ऑपरेशंस अगर आपको कंडक्ट करने हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप स्टिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।